Hello friends, today we are starting the new standards on auditing and this essay is related to evaluation of identified misstatements during the audit. तो देखो guys, जब audit करते टाइम जो अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के अंदर देखा होगा दैट जो मिस स्टेटमेंट अपने को आइडेंटिफाई होते हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाएंगे और किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर अपने को essay 450 इंस्टीट्यूट ने दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट के दिए गए ऐसे की मैं आउटलाइन डिस्कस करता हूँ आपके साथ में कि इस ऐसे के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे अपने को पता रहे कि आगे क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है। तो देखो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऐसे एक ट्रिक है सिंपल सी कि ये पता रखो कि आपने उस पूरे पर्टिकुलर ऐसे में क्या क्या चीज़ें पढ़ने का है। तो सबसे पहले जब अपन बात मिस स्टेटमेंट की कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अपन क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर जो अपना मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन होगा वो पढ़ेंगे, कैसे हम मिस स्टेटमेंट को फिनेंशियल स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद में किस तरह से उन मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट किया जाएगा। अगर मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा तो फिर कैसे हम उनको ट्रीट करेंगे, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे मिस स्टेटमेंट को लेकर TCWG के साथ में, और किस तरह से मिस स्टेटमेंट मेटेरियलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें अपन इस ऐसे के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी सिंपल है, साथ में नोटबुक लेकर बैठो, स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, पॉज करके नोट करो, लेकिन जो ऐसे मैंने पूरा इन द फॉर्म समरी फॉर्म में लिखा है इसको पूरा साथ में नोट कर लेना। भले आप पूरा ऐसे का वीडियो ख़त्म होने के बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज़ यूजुअल अपन डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पर्पज़ क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का, मतलब ऑडिटर का इस ऐसे को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। देन उसके बाद में मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखेंगे, एंड देन उसके बाद में कॉजेज़ ऑफ मिस स्टेटमेंट। तीन चीज़ें अपन ने देखी, ऑब्जेक्टिव, दूसरा मिस स्टेटमेंट देखने वाले, तीसरा क्या रीज़न है मिस स्टेटमेंट आने का, कौन कौन से रीज़न बन सकते हैं मिस स्टेटमेंट का फिनेंशियल स्टेटमेंट में होने का। ठीक है, अभी तीन चीज़ों के बाद में चौथा आता है कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी किस तरह से हम मिस स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उनका करेक्शन किया जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट इज़, इधर लिखा है फिफ्थ, कंसिडरेशन ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। उन कंसिडरेशन किस चीज़ का, रिलेटेड टू अनकरेक्टेड, वो मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर को मिले लेकिन मैनेजमेंट ने जिनको करेक्ट नहीं किया, एंड अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। एंड देन इवेल्यूएशन ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इवेल्यूएट कैसे करेंगे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को, यानी इवेल्यूएशन से यहाँ पर मतलब है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस मिस स्टेटमेंट का क्या इफ़ेक्ट होगा, उसको अनकरेक्ट किया हुआ रख सकते हैं क्या, वो बिल्कुल माइनर मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जिसका फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर किसी तरह का इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन इस ऐसे के अंदर पढ़ने वाले हैं। वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप ऐसे 450 का नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा, इवेल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ अपने को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में ऐसे के नाम के साथ में पूरा ऐसे का नाम इन्वर्टेड कॉमा में लिख कर आना है, दैट इज़ इवेल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। अभी सबसे पहले मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन, मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन याद रखने के लिए एक अलग से मैंने फार्मूला बनाया है, इस APCD, नॉट ABCD बट द APCD। APCD इज़ व्हाट, A मीन्स अमाउंट, P यानी प्रेजेंटेशन, C यानी क्लासिफिकेशन और D यानी डिस्क्लोजर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपनी बुक में साथ साथ में लिख लीजिएगा। A यानी अमाउंट, P यानी प्रेजेंटेशन, C यानी क्लासिफिकेशन, डी यानी डिस्क्लोजर। ठीक है, मिस स्टेटमेंट इज अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमें हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाने होते हैं, फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाने होते हैं। तो अगर हमारे बनाए हुए रिपोर्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर अकॉर्डिंगली नहीं है FRF के, ठीक है, अगर हमने ये चारों चीज़ें FRF के अकॉर्डिंग नहीं रखी है तो इन दैट केस मिस स्टेटमेंट हो सकता है। तो उसे क्या कहेंगे, मिस स्टेटमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे हमारा जो इन्वेंट्री होता है,
उसको हमको रॉ मटेरियल अलग, WIP अलग और फिनिश्ड गुड्स अलग बताना होता है, ठीक है। इसकी जगह पर हमने क्या किया, तो FRF के अकॉर्डिंग हमको क्या कहा है, जो हमारा AS2 है उसके अकॉर्डिंग हमको हमारा जो डिस्क्लोजर होएगा वो किस तरह से होएगा कि हमारा रॉ मटेरियल अलग, हमारा WIP अलग और हमारा फिनिश्ड गुड्स अलग। लेकिन हमने क्या किया, हमने टोटल इन्वेंट्री एक साथ में ही दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, आपने रॉन्ग डिस्क्लोजर दे दिया, तो ये चीज़ क्या हो गई, मिस स्टेटमेंट हो गई। उसके अलावा जैसे प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड क्या हो गया, प्रपोज डिविडेंड को अगर आपने मान लो लाइबिलिटी साइड में दिखाया ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका मिस स्टेटमेंट हो गया। तो जो आपको FRF के अकॉर्डिंग बोला गया था वो आपने नहीं किया। तो याद रखने का तरीका, एग्जाम के अंदर जब भी मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड आप ज़रूर लिख के आना कि मिस स्टेटमेंट इज़ व्हेन अमाउंट, presentation, classification and disclosure in reporting financial statement is inconsistent with amount, presentation, classification and disclosure of financial reporting framework। तो ये आप ज़रूर लिख के आना। तो ये मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। होप आप इसको समझ गए होंगे। तो मैं आगे शुरू करता हूँ बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मेरे को ऐसे जल्दी ख़त्म करने का है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो ज़रूरी है। अभी ये वाला जो पॉइंट है इसको लेके मैं अभी इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। पहले अपन डिस्कस करते हैं एक चीज़, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकता है, तो एज प्रैक्टिकल डिस्कशन अगर तुमने किसी आउटसाइड पर्सन ने तुमसे अगर पूछ लिया कि यार क्या हो सकता है कि मेरा मिस स्टेटमेंट का रीज़न क्या हो सकता है, कौन से एरियाज़ है जहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो सकता है, तो एक रैंडमली एक स्टूडेंट और एज अ CA रिलेटेड पर्सन तुम क्या बताओगे, तो तुम इसको यही बोलोगे ना कि हो सकता है कि तुमने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो इनअप्रोप्रिएटली फॉलो किया होगा, हो सकता है या तो तुमने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जो बनाए लिए हैं वो बिल्कुल तुमने जो इंटरप्रिटेशन जो लिया है अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए वो तुमने एकदम गलत लिया हो, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा जैसे अगर तुमने क्या किया, जिस डेटा से फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो डेटा ही हो सकता है तुमने गलत लिया हो, या हो सकता है कि डेटा को तुमने प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं किया हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ यही हो सकता है मेनली कि इन सब रीज़न से क्या हो सकता है, मिस स्टेटमेंट हो सकता है। सिंपल है, एक बार वापस डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है। अगर मान लो मैंने डेटा ही गलत गैदर किया है, या मैंने उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया है, या फिर मैंने ये हो सकता है कि कोई जर्नल एंट्री या कोई डिस्क्लोजर जो है वो मेरा रह गया हो, मतलब मैं उसको लिया ही नहीं, मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर ही नहीं किया, तो वो मिस स्टेटमेंट हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट, मैनेजमेंट बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टीमेट लेता है, तो ऐसे में हो सकता है कि कोई एस्टीमेट उसने बिल्कुल अलग ही मतलब इंटरप्रिटेशन ही गलत लिया उसने अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए, तो अगर पूरा ही मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट कर लिया तो हो सकता है उसकी वजह से मिस स्टेटमेंट हो। या फिर ऑडिटर को लगता है दैट जो मिस स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग एस्टीमेट है वो एकदम अनरीजनेबल है, और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंपनी ने ऑप्ट की है वो भी एकदम इनअप्रोप्रिएट सी है। तो ये रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं कि कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट है। सो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। मिस स्टेटमेंट में रिजल्ट फ्रॉम व्हाट, इनकरेक्ट गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग, इनकरेक्ट गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सेकंड, ओमिशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, कोई अमाउंट या डिस्क्लोजर लेने से ही रह गया उस केस में। या फिर इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टीमेट वेयर क्लियर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने क्या किया, पूरा का पूरा अकाउंटिंग एस्टीमेट ही किस तरह से लिया, एकदम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट्स जिनके बेसिस पर जो अजम्पशंस लेकर उसने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बनाए थे, अकाउंटिंग एस्टीमेट लिए थे, वो एकदम ही क्या निकले, मिस इंटरप्रिटेटेड थे, उन्होंने एकदम गलत समझा था उसको, अजम्पशंस जो ली वो भी गलत ली, जो सोच के उन्होंने किया सब गलत किया। मैनेजमेंट जजमेंट वेयर ऑडिटर थिंक अकाउंटिंग एस्टीमेट अनरीजनेबल, अकाउंटिंग पॉलिसीज इनअप्रोप्रिएट, जहाँ मैनेजमेंट का जजमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑडिटर अकाउंटिंग एस्टीमेट एकदम अनरीजनेबल है, अकाउंटिंग पॉलिसीज एकदम इनअप्रोप्रिएट है। तो ये रीज़न हो सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन करिए।
बहुत ही बेसिक ऐसे है, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन जो है वो अच्छे केस स्टडी के फॉर्म में बनते हैं। सो हो गया, आगे करता हूँ मैं भी। नेक्स्ट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या होता है, एक छोटा सा डेफिनेशन है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मिस स्टेटमेंट दैट ऑडिटर कलेक्टेड बट नॉट करेक्टेड बाय मैनेजमेंट। ऑडिटर ने जिनको कलेक्ट तो किया है लेकिन मैनेजमेंट ने उनको करेक्ट करने से मना कर दिया, जो भी रीज़न होगा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये अपने को देखना है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अभी देखो आगे फिर से अपना ऑडिटर वाला डिस्कशन चालू करते हैं, प्रैक्टिस वाला। सो अभी यहाँ तक अपने को ये पता चल गया मिस स्टेटमेंट कलेक्ट कैसे करना है। अब नाउ ऑडिटर हैव दैट एक्युमुलेटेड मिस स्टेटमेंट्स का पूरा लिस्ट, ठीक है। अभी इस लिस्ट का करना क्या है, तो अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, आपको देखने नहीं देने वाला मैं, मुझे डिस्कस करना है आपके साथ में। तो हाँ, तो यहाँ पे अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि अगर उसने मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेट तो कर लिया है, लेकिन अभी इनका करने का क्या है। तो एक बात बताओ, जब ऑडिटर ने ऑडिट स्टार्ट किया था तो क्या ऑडिटर ने एक ऑडिट प्लान बनाया था, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई थी, एक मैटेरियलिटी लेवल डिसाइड किया था। तो अभी जो मिस स्टेटमेंट है, जिन सर्कमस्टांसेस में वो मिस स्टेटमेंट मिले हैं, उनको देखते हुए ऑडिटर को लगता है कि नहीं, मैंने तो सोचा था कि कंपनी बहुत अच्छी निकलेगी, कंपनी का काम इतना साफ़ सुथरा होएगा कि मेरे को ज़्यादा देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ऑडिटर ने चेक किया, मिस स्टेटमेंट मिले, तब पता चला कि नहीं, ऑडिटर को अपने ऑडिट प्लान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होएगा, और ज़्यादा सैम्पलिंग लेवल बढ़ाना होएगा, कंपनी को मिस स्टेटमेंट्स और ज़्यादा आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कंपनी को अपना मैटेरियलिटी लेवल जो है उसको फिर से कंसीडर करना पड़ेगा, क्या उसको इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, और ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मिस स्टेटमेंट अपने को मिले हैं तब लगता है कि हो सकता है बहुत सारे मिस स्टेटमेंट तो अभी तक हमने को मिले ही नहीं हैं। तो अगर मैं उन जो अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट हैं उनको भी कंसीडर करूं तो क्या मेरा मैटेरियलिटी लेवल क्रॉस तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सामने आते हैं जब अपने को मिस स्टेटमेंट मिलते हैं। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। नाउ ऑडिटर एक्यूमुलेटेड so many miss statement but how will he consider it। so यहाँ पर क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आगे दिया हुआ है कि कैसे accumulated मिस स्टेटमेंट जो है उनको ऑडिटर कैसे कंसीडर करेगा, समझे। सो नाउ ही विल थिंक वेदर ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान नीड टू बी रिवाइज। अब वो चेक करेगा कि क्या ऑडिटर को ज़रूरत है प्लान को, ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने का। नाउ ही विल थिंक वेदर ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान नीड टू बी रिवाइज्ड। सेकेंड, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। जो आइडेंटिफाई हुए मिस स्टेटमेंट उनका नेचर कैसा है, किन सर्कमस्टांसेस, उनका सर्कमस्टांसेस ऑफ अकरेंस क्या है, मतलब कैसी सर्कमस्टांसेस में वो अकर हुए, इंडिकेटिंग दैट अदर मिस स्टेटमेंट में एक्सिस्ट। हो सकता है कि जिस सर्कमस्टांसेस में हुए हैं ऐसा लग रहा है कि और मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो सकता है विद द अनआइडेंटिफाइड सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि वो मटेरियल हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, आपको समझ नहीं आए तो, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट प्लस अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट इक्वल टू, मतलब दोनों मिला के क्रॉस कर सकते हैं मटेरियलिटी को। ये पॉइंट आपको उधर लिख के आने का इस केस में। ये जो मैंने लिखा है कुड बी मटेरियल इज ऐसे अंडर मटेरियलिटी अंडर ऐसे 320, एक सेकेंड यार, ऐसे 320 के अकॉर्डिंग अपने को चेक करना है कि क्या वो टोटली अनआइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट मिला के क्या वो मैटेरियलिटी लेवल को क्रॉस तो नहीं कर जाएंगे। तो ये अपने को चेक करना है। देन उसके बाद में मैनेजमेंट एग्जामिन एंड करेक्ट, देन ऑडिटर नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। अगर मैनेजमेंट जो मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ने बताए हैं उनको चेक करने के बाद में उनको प्रॉपर तरीके से उनका करेक्शन करने को रेडी है या करेक्शन कर दिया है, तो नाउ ऑडिटर विल चेक, नाउ ऑडिटर विल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू चेक दैट मिस स्टेटमेंट स्टिल रिमेन और नाउ इट इज़ करेक्टेड। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है, ये भी चेक करना है कि अगर मैनेजमेंट एग्जामिन कर रहा है और करेक्ट कर रहा है तो ऑडिटर को प्रोसीजर लगा के चेक करना पड़ेगा कि मिस स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट कर लिया गया है। तो ये चीज़ें अपने को इसके अंदर चेक करनी है। अगर क्वेश्चन आता है दैट हाउ विल यू कंसीडर इन द केस व्हेन
यू हैव अकुमुलेटेड मिस स्टेटमेंट्स, तो अपन देखेंगे कि क्या ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की ज़रूरत है। सेकंड इज़ जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए हैं वो किस तरह के हैं, उनका नेचर क्या है, सर्कमस्टांसेस ऑफ अकरेंस क्या है, और उसके बाद में उसके बेसिस पर अपन मेटेरियलिटी लेवल को भी चेक करेंगे कि क्या वो मेटेरियलिटी को क्रॉस तो नहीं करेगा। एंड थर्ड, अगर इन केस मैनेजमेंट उनको एग्जामिन करता है मिस स्टेटमेंट को और उनको करेक्ट करता है, तो उस केस में ऑडिटर फिर से एडिशनल प्रोसीजर लगाकर चेक करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने उनको वाकई में करेक्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें अपने को देखनी है। नाउ नेक्स्ट जो देखो, अभी अपन का जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना कम्युनिकेशन एंड करेक्शन, कॉजेज़ हो गया, कंसिडरेशन हो गया, एंड नाउ कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अभी इसमें क्या होएगा, इसके अंदर ये होएगा कि मैनेजमेंट जो है वो, आप मैनेजमेंट से जाके जब डिस्कस करोगे तो मैनेजमेंट का एक्शन क्या रहेगा, उसके बेसिस पे ऑडिटर का एक्शन क्या रहेगा, वो सब अपने को इसमें डिस्कस करना है। सो ऑडिटर विल कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस टू मैनेजमेंट, टाइमली बेसिस पर मैनेजमेंट से जो भी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होते हैं उनको लेकर डिस्कस करेगा। ठीक है, और उनको बोलेगा रिक्वेस्ट टू करेक्ट। अभी ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा और उनको बोलेगा कि आप प्लीज़ जो मिस स्टेटमेंट मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उनको करेक्ट कर दीजिए। अब इस केस में हो सकता है मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर ले करेक्शन। अगर मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर ले तो अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट एग्जामिन एंड करेक्ट, देन ऑडिटर नीड टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू चेक कि क्या मैनेजमेंट ने उनको प्रॉपरली करेक्ट कर दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी कि जब मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर मिस स्टेटमेंट रिमेन। तो अभी हम एज अ ऑडिटर चेक करेंगे कि मिस स्टेटमेंट अभी भी है या उसको करेक्ट कर लिया गया है। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है, अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है तो हम ऑडिट छोड़ देंगे, हम ऑडिट नहीं करेंगे, मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानता है, ऐसा नहीं होता है। क्या रीज़न है नहीं करेक्ट करने का, वो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि क्यों आप करेक्ट नहीं करना चाहते हो, एंड रीज़न फॉर नो करेक्शन। अभी अगर उसका रीज़न जस्टिफाइबल होता है तो ओके, लेकिन अगर उसका जस्टिफाई नहीं है तो उस केस में हम TCWG से डिस्कस करेंगे। और अगर TCWG भी कहता है कि नहीं, हम इसको करेक्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे TCWG से कि अगर आपको लगता है कि मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है, तो ये अपने को देखना है कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड। कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेक्शन होएगा, क्या प्रोसेस होएगा, वो सारा अपन लेंगे। और उसके बाद में अगर हमको लगता है कि मिस स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह का है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में अगर ये करेक्ट नहीं करते हैं तो हम हमारा ओपिनियन जो है वो एडवर्स ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन एज़ पर द सर्कमस्टांसेस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इवेल्यूएशन। ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, इवेल्यूएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अगर मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया लेकिन करेक्ट नहीं किया तो उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर का रिपोर्ट, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो वो इफेक्ट जो है उसका इवेल्यूएशन करना। तो सबसे पहले पॉइंट आता है डिटरमाइन मेटेरियलिटी, और यहाँ पे तुम ऐसे 320 कोट करके आओगे। हम चेक करेंगे कि जो मिस स्टेटमेंट है उसकी वजह से हमारा मेटेरियलिटी जो हमने लेवल डिसाइड किया है क्या वो इफेक्ट हो रहा है। सो डिटरमाइन मेटेरियलिटी। सेकंड इज ऑडिटर डिटरमाइन वेदर इनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मेटीरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। यानी इंडिविजुअली क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर, या जो इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट। तो सारी की सारी चीज़ें जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर लेवल पे, ये होता है इंडिविजुअल लेवल। तो उसके अंदर उसमें मटेरियल या फिर एज अ होल अगर मटेरियल होता है तो हम चेक करेंगे कि इनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज साइज़ एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर, साइज़ और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर और एज अ होल, प्लस सर्कमस्टांसेस
ऑफ अकरेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट। ये हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले कि जो मिस स्टेटमेंट हुआ है वो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट क्या वो मटेरियल है, प्लस उसके बाद उसकी अकरेंस की सर्कमस्टांसेस क्या है, उसके बेसिस पर हम ट्रीटमेंट लेंगे। एंड सेकंड इज इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड ऑन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। यानी कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट प्रायर पीरियड आइटम से रिलेटेड है तो उसका क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये दो चीज़ें अपने को इसमें देखनी है। थर्ड, ऑडिटर विल कम्युनिकेट टू TCWG, जो अपन पॉइंट पीछे डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे अपन ने यहाँ पे लिया है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अभी मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के मूड में नहीं है, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट का इवैल्यूएशन करना है। यानी वो जो पॉइंट अपन ने वहाँ डिस्कस किए थे वो यहाँ आने वाला है। क्या होएगा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG से, TCWG को बोलेगा कि भाई तुम्हारा मैनेजमेंट जो है वो इसको करेक्ट करने को रेडी नहीं है, और TCWG जो है वो मैनेजमेंट को जाके बोलेगा कि आप क्यों रेडी नहीं हो मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए, ऑडिटर ने मेरे को ये बोला है। अभी ना मैनेजमेंट कहेगा कि नहीं आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने चेक किया है मिस स्टेटमेंट जो है उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता एनी रीज़न। तो TCWG आके बोला कि हाँ ठीक है हम करेक्ट नहीं करेंगे। तो अभी क्या हो सकता है उस केस में, कम्युनिकेट क्या करेंगे, मिस स्टेटमेंट और जो मिस स्टेटमेंट है उसका इफ़ेक्ट इंडिविजुअली और एज अ होल। तो हम क्या करेंगे, TCWG को बताएंगे कि जो मिस स्टेटमेंट है उसका इंडिविजुअली और एज अ होल क्या इफ़ेक्ट है। एंड देन इफ़ेक्ट ऑन ओपिनियन, अगर मैं इस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करता हूँ तो उसकी वजह से मेरी ओपिनियन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है वो हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। अनलेस प्रोहिबिटेड बाई लॉ और विद रिक्वेस्ट दैट करेक्शन विल बी मेड, अगर प्रोहिबिटेड बाई लॉ है तो नहीं, और नहीं तो क्या करेंगे, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया हो हमसे कि हम इसको करेक्ट कर देंगे तो उन केस में हम ये नहीं बताएंगे, नहीं तो हम उनको ओपिनियन के बारे में, ओपिनियन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम उनको बताएंगे। इफ़ मैनेजमेंट थिंक्स अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट अफेक्ट इज़ इमटेरियल, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि जो मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड है उन मिस स्टेटमेंट का कोई खास असर नहीं होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो हम उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ इतना ही इस ऐसे के अंदर है, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन ध्यान रखो। सेकंड इज़ ये ध्यान रखो क्या कॉजेज़ है मिस स्टेटमेंट होने के, कैसे कंसीडर करेंगे एक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट्स को, और जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उनका इवैल्यूएशन करना। इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं फास्ट डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देने का है। फर्स्ट इज़ इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ T लिमिटेड द ऑडिट टीम इज़ नॉट श्योर ऑफ द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट। जो ऑडिट टीम है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पॉसिबल सोर्स क्या है मिस स्टेटमेंट के। सो एज द ऑडिट मैनेजर आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो मेरे को उन्होंने क्या पूछा है, एज अ ऑडिट मैनेजर उन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या सोर्स हो सकते हैं इस मिस स्टेटमेंट के। तो मैं क्या करूँगा, उन्होंने क्या बोला है, सोर्स। तो वो सोर्स कहाँ डिस्कस किए थे हमने, ये हमने जो कॉजेज़ ऑफ मिस स्टेटमेंट डिस्कस किए थे यही वो सोर्स है। यानी कि जब आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, डेटा को गैदर कर रहे हो सकता है कि उस वक्त आपने कोई मिस स्टेटमेंट कुछ आपने क्या किया हो, प्रॉपर तरीके से या तो प्रोसेस ना किया हो या फिर उसको प्रॉपर तरीके से गैदर ना किया हो। सेकंड क्या हो सकता है, अगर आपने कोई डिस्क्लोज़र या अमाउंट जो है वो प्रॉपर तरीके आप लेना भूल गए हो, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो क्लियर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट से बनाए अकाउंटिंग एस्टीमेट लिए गए हैं, और या फिर ऑडिटर को लगता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो एकदम इनअप्रोप्रिएट है और अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जो है वो अनरीजनेबल है। तो वो चीज़ें अपने को किस में लिखनी है, दीज आर द सोर्सेज जहाँ पर मिस स्टेटमेंट का सोर्स हो सकता है। सेकंड इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड, अभी अपन ने पढ़ा जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई हुए हैं, एंड द ऑडिटर्स रेस्पॉन्स टू द सेम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अपन ने अभी पढ़े, नवंबर 14 के अंदर आया है। ठीक है, ये इसका आंसर, जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उनका किस तरह से आप क्या करोगे, उनका इम्पैक्ट क्या होएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, मेटेरियलिटी लेवल देखेंगे, उसके बाद में जो अनकरेक्टेड है उनको लेकर TCWG से कम्युनिकेट करेंगे कि क्यों वो नहीं उसको करेक्ट कर रहे हैं, ये अपन उसके अंदर देखेंगे। और ये देखेंगे कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है
वो क्या हो रहा है, मटेरियल है अगर एग्रीगेट लेवल पर या फिर इंडिविजुअली। और उसके बाद में हम लास्ट में अगर अपने को अगर इसके ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट रहेगा ओपिनियन के ऊपर, और अगर इन केस TCWG और मैनेजमेंट जो है वो अगर इस चीज़ को करेक्ट करने को रेडी नहीं है, अगर उनको लगता है कि नहीं जो इफ़ेक्ट है वो एकदम इमैटेरियल है, तो हम उनको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे May 11 में, ये क्वेश्चन May 13 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन November 14 के अंदर आया। तो बस इतना ही है इस ऐसे के अंदर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।